ऑक्सीजन का संचरण। जब रक्त वायु कोशिका से होकर गुजरता है, फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन का खून में विसरण हो जाता है। अधिकतर ऑक्सीजन तब रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करती है। इन लाल रक्त कणिकाओं में रुधिर वर्णिका होता है, जो कि लौह युक्त जटिल प्रोटीन यौगिक होता है। इनका ऑक्सीजन से एक सहज लगाव होता है, इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ओर आकर्षित होती है और इसके साथ मिलकर लाल रंगीन क यौगिक ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जो कि अस्थिर यौगिक है, रक्त द्वारा ऊतकों तक संचारित किया जाता है। ऑक्सीजन की ऊतकों में कम सांद्रता ऑक्सीहीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में पृथक्करण का कारण बनती है। यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। और इस प्रकार ऑक्सीजन विहीन रक्त फेफड़ों में वापस हो जाता है। जीवाश्मों के लिए विसरण महत्वपूर्ण है। एक पौधे को विकास के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल की आवश्यकता होती है। पौधे की पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो रंध्र छिद्र कहलाते हैं। दिन के समय जब रक्षक कोशिकाएं स्फीत यानी फूल जाती है तथा रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, व वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी सांद्रता वहां अधिक होती है, को पत्ती में प्रवेश करने देते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के अणु सांद्रता प्रवणता के आधार पर पत्ती में विसरण करते हैं। ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, वायुमंडल में रंध्र छिद्र द्वारा बाहर विसरित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधों में गैसों के विनिमय के लिए विसरण महत्वपूर्ण है। मनुष्य अंतः श्वसन के समय वायुमंडल से ऑक्सीजन सांद्रता प्रवणता के आधार पर लेते हैं। परिणाम स्वरूप फेफड़ों में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। यह ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाती है, जिसे फिर ऊतकों में ले जाया जाता है। कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, इसलिए वह कोशिका में विसरित होती है। तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित होती है, क्योंकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है। इसे फिर फेफड़ों में वापस ले जाया जाता है। जब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, तब वह निःश्वसन द्वारा छोड़ दी जाती है। इस प्रकार विसरण मनुष्य द्वारा विभिन्न शारीरिक कार्य करने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मूल और तनों में गैसों का आदान प्रदान। उद्देश्य: हम समझेंगे कि श्वसन के दौरान मूल और तनों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग कैसे किया जाता है। पौधे हमारे परिवेश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें पृथ्वी के हरे फेफड़े बोलकर भी उल्लेखित किया जाता है। मूल शाखित संरचनाएं होती हैं जो मूल को जकड़ने और मिट्टी से पानी सोखने में मदद करती हैं। मूल की सतह पर मौजूद पतले बालों जैसे फैलाव को मूल रोम कहा जाता है। एक आवर्धित दृश्य मूल रोम को मूल रोम कोशिकाओं के विस्तारण के रूप में दिखाता है।
ऑक्सीजन की मात्रा अंदर के तुलना में कोशिका के बाहर ज्यादा होती है। इसलिए मिट्टी के कणों के बीच मौजूद ऑक्सीजन को विसरण की प्रक्रिया द्वारा मूल रोम के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता का निरीक्षण करें तो ये बाहर के मुकाबले अंदर की तरफ अधिक मात्रा में होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में विमुक्त होती है। मूल के पुराने हिस्सों के एपिडर्मल कोशिकाओं में मूल रोम नहीं होते हैं, क्योंकि एक सुरक्षात्मक परत उनको ढके हुए होती है। इस परत में वातरंध्र नामक छोटे सुराख होते हैं, जिसके माध्यम से गैसीय विनिमय होता है। ऑक्सीजन के अणु अंदर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। अब आइए हम एक काष्ठीय पौधे के वायवीय भागों पर एक नजर डालते हैं। तना विशेष सुराखों की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसे वातरंध्र कहा जाता है, जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ऑक्सीजन तने के भीतर इन वातरंध्र के माध्यम से प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये मूल के पुराने भाग जैसा ही होता है। शाक जैसे कुछ पौधों के कोमल तनों की सतह पर रंध्र होते हैं, जो श्वसन में मदद करते हैं। रंध्र छोटे सुराख होते हैं जिनमें रक्षक कोशिकाएं होती हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में मदद मिलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।